आपने कहा 20 से 25 ऐसी रोड्स हैं जो आपने गांव तक पहुंचाई हैं, लेकिन आप पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने वो रोड पहुंचाई नहीं है बल्कि उनके अपग्रेडेशन का काम किया है। वो रोड पहले से बनी हुई थी, आपने सिर्फ ऊपर काम किया और वो भी कोई ख़ास काम नहीं हुआ है कि लोगों के चलने फिरने के काबिल हो, गाड़ियाँ जो हैं वो सही तरीके से चल पाए। ट्रैक्टर रोड्स थी, वो ट्रैक्टर रोड्स निकाली थी और उन ट्रैक्टर रोड्स की वजह से लोगों की ज़मीनें तबाह हो गई थी। वो सड़कें किसी काम की नहीं थी। बोलना नहीं चाहता हूँ मगर आप जब मजबूर कर रहे हैं, आपने सवाल किया, क्योंकि जो मेरे अपोनेंट हैं वो टैक्टिक्स जो है वो झूठ बोलने का प्रचार करते हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि मशीन्स तो आप ले आए लेकिन टेक्नीशियंस नहीं है, उन मशीन को चलाने वाले नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाके हॉस्पिटल में देख सकते हैं। आज आपकी पार्क में गई हूँ, उसका भी कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है। डेवलपमेंट इंडेक्स में डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो 20 ज़िलों में 20वें नंबर पे है पुंछ का। उनको पहले ये सीख लेना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे होती है। उनको पहले ये सीख लेना चाहिए कि सड़कें कैसे बनती हैं, डेवलपमेंट कैसे होती है। उनको यही नहीं पता है, इधर उधर की बातें करते। गुजर इलेक्ट होता था, वो पहले तो काम करता ही नहीं था, लेकिन अगर थोड़ा बहुत किया तो अपने गुजर बेल्ट में करता था, पहाड़ी कम्युनिटी को इग्नोर। इस बार इंशाल्लाह रवायती सिलसिला, मैंने कहा कि दम तोड़ रहा है, रवायती सियासत ख़त्म होगी। सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हैं और इसी हवाले से जो हैं तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो भी कैंडिडेट खड़े किए गए हैं वो अपने अंदाज में जल से जुलूस कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और ऐसे में आज मेरे साथ शाहनवाज चौधरी जो कि अलायंस के मैंडेट पर सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए हैं और लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं और लोगों के बीच में जाकर जो है कैंपेन का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, डोर टू डोर कैंपेन भी चल रही है। बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए शाहनवाज साहब। शाहनवाज साहब, सबसे पहले तो मैं अलायंस के बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के अलायंस को। कहा जाता है कि जो कांग्रेस है वो जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त आई है बैसाखियों के सहारे पर आई है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अलायंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का, वो सियासी मफाद से ऊपर उठ के इस स्टेट को बचाने के लिए, इस स्टेट की रियासत का दर्जा वापस दिलाने के लिए और बीजेपी के जुल्म और सितम से बचाने के लिए बना है। बैसाखियों को कांग्रेस को बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस अपने आप में एक नेशनल पार्टी है और जम्मू कश्मीर में भी सरकार में रही है और देश में भी बहुत देर सरकार की है और अभी भी सबसे मेन अपोजिशन पार्टी है देश की। और जो मेन अपोजिशन पार्टी होते हैं उसके लिए ऐसा नहीं बोला जा सकता कि वो बैसाखियों पे है। जम्मू कश्मीर में ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बीजेपी ने बहुत अलग अलग किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। जबरन जम्मू कश्मीर पे इक़्तिदार किया और जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल किया है। इसलिए ज़रूरी था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए कोई चांस नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि बीजेपी अभी जम्मू कश्मीर में भी काबिज़ है और देश में भी काबिज़ है, तो वो किसी तरह किसी हद तक भी जा सकती थी। इसलिए ये ज़रूरी था कि एक बड़े इंटरेस्ट के लिए, और फिर क्योंकि इंडिया अलायंस पूरे देश में इस वक्त काम कर रहा है और देश में इंडिया अलायंस मुत्तहिद होकर लड़ रहा है कम्युनल ताकतों के ख़िलाफ़, इसलिए वो सेक्युलर ताकतों को एक साथ रखने के लिए, उस सेक्युलर फैब्रिक को जिंदा रखने के लिए ये ज़रूरी था कि हम अगर देश में अलायंस में हैं तो यहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट से ऊपर उठ के नेशनल इंटरेस्ट में और जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में अलायंस करें। और वो अलायंस बना और जिस दिन ये अलायंस डिक्लेयर हुआ जम्मू कश्मीर में, उसी दिन बिल्कुल ये बात साफ जाहिर होगी और सबको ये पता है कि अब 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनेगी। चूँकि आप अलायंस के मैंडेट पे उतरे हैं मैदान में, तो क्या लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, जिसमें चाहे हम दफ़ा 370-35 की रिस्टोरेशन की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की बात करें, क्या कांग्रेस एक तरफ तो कहती है कि हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देंगे, क्या कांग्रेस 370 और 35A जैसे प्रोविज़न को भी वापस लाने की बात कर रही है? देखिए, 370 गलत तरीके से हटाया गया, ये तो कांग्रेस का पहले ही स्टैंड था कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं हटाया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि स्टेट को पहले स्टेट का दर्जा तो मिल जाए, वो स्टेट ही नहीं रही है तो 370 का तो मतलब भी नहीं है।
तो पहले आप स्टेट का दर्जा मिल जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? रिजर्वेशन की रिव्यू के लिए भी कहा गया है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एजेंडा हो सकता है या एक उनका मंशूर हो सकता है, लेकिन जब अलाइंस होता है तो फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, और जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उसमें वही पॉइंट्स, वही चीज़ें सामने आएंगी जो दोनों पार्टियों को तस्लीम है। और वो जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने आएगा, आपको साफ पता चल जाएगा कि कांग्रेस और एनसी कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक साथ खड़ी है, तो उसमें सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जी चलें, मैं आज आपकी बनाई हुई पार्क में गई थी, दौरा किया मैंने वहाँ का। बहुत अच्छी पार्क बना रहे हैं आप, ये तो काम चल रहा है उसका। लेकिन आप पे इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि वहाँ साथ में डंपिंग यार्ड है और वो फ्लड प्रोन एरिया है। तो ऐसे में आपने क्या सोचकर स्टेडियम के साथ अपने पार्क का जो एक वो सिलसिला जो है वो शुरू किया है? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने पार्क में विज़िट किया। देखिए, हमारे पास सुरनकोट में स्टेट लैंड टाउन के आसपास अवेलेबल नहीं है, और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, पार्क, ये टाउन के आसपास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी जहाँ स्टेट लैंड हो। जो डंपिंग यार्ड की आपने बात की, उसकी बहुत कोशिश की हमने, लेकिन वो पहले से जगह एक्वायर हो चुकी थी। मगर जो डंपिंग यार्ड है उसमें जब वो प्लांट लग जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल को जो है मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट प्लांट मैनेजमेंट प्लांट लग जाएगा, तो फिर वो दिक्कत नहीं आएगी। अभी वो, क्योंकि अभी काम चल रहा है, जब वहाँ वो प्लांट लग जाएगा तब वो परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा कहा आपने फ्लड प्रोन, तो फ्लड जोन, लेकिन उसमें भी हमने ऑलरेडी डीपीआर प्रोजेक्ट लिया हुआ है उसको सेव करने के लिए। उसमें जो इन सारे एक प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वहाँ ITI है, वहाँ पे हमारी कस्तूरबा विद्यालय जो है, स्कूल है, हॉस्टल है, फिर स्टेडियम है, फिर म्यूनसिपलिटी का ये प्लांट लगेगा, पार्क बनेगा। इसकी बैक साइड में हमने एक DPR बनाया है जो इसको सिक्योर करने के लिए पूरा जो है वो एक बंद बनेगा, और जब वो बन जाएगा ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं। ये सब चीज़ें हमने ध्यान रखते हुए की हैं। मगर बड़ी बात ये है कि ये प्रोजेक्ट्स पिछले 50-60 साल में लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुरनकोट में स्पोर्ट्स स्टेडियम आए, पार्क आए, लेकिन कोई नहीं करवा पाया। लोग इक़्तिदार में रहे, लोग सरकारों में भी रहे, मंत्री भी रहे, MLA भी रहे, मगर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुशी है कि मुझे मौका मिला एज DDC मेंबर, कोई ज़्यादा इख्तियारात नहीं थे, मगर 3.5 साल के अंदर मैंने ये बड़े प्रोजेक्ट लाए सुरनकोट के लोगों के लिए, ये एक तोहफ़ा दिया मैंने, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अच्छा, बतौर आपने DDC सुरनकोट के लिए आपने कौन से तामीराती काम किए हैं, या हम कहें कि तरक्याती जो काम किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम बताया, इतना बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट में, फिर एक बड़ा पार्क बनवाया। उसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी सुरनकोट की, क्योंकि हिली टेरेन है, बहुत दूर दराज इलाका है, तो गांव में सड़कें नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को पैदल जाना पड़ता था। उसकी वजह से ना तो आपका कोई एजुकेशन का निज़ाम बेहतर था, ना कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी, ना इक़्तिसादी हालात लोगों के बेहतर थे, तो फार फ्लंग एरियाज़ थे ये। पहली मेरी जो उपलब्धि रही, और जिसमें जो मैंने पूरा एफर्ट्स लगाए, जिसमें कि हमारा एरिया रोड कनेक्टिविटी जो है हो जाए। और उसमें मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 3.5 साल के अंदर 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नाबार्ड के अंडर, एक सड़क जो है कई करोड़ का DPR प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हुआ। और सिर्फ सुरनकोट ब्लॉक में जो मेरा जो DDC कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें जितने प्रोजेक्ट हुए वो शायद पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतने कहीं नहीं होंगे। हमने तकरीबन हर गांव को, और सबसे बड़ी बात, हमने इंसाफ के साथ काम किया। दूर दराज इलाके हमने ये बिल्कुल कंसीडरेशन में नहीं रखा कि कहाँ हमारा वोटर है, कहाँ नहीं है, कौन किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, बिल्कुल भी नहीं। जो फार फ्लंग एरियाज़ थे हमने सबके DPR बनवाए। 70% एरिया मेरा जो है वो रोड्स कनेक्टिविटी, एक गांव में कहीं 4, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। और जो लेफ़्ट आउट एरिया है 20-30%, उसकी भी DPRs कंप्लीट करके हमने सबमिट किए हुए हैं। तो मेरा ये टारगेट है कि 100% कनेक्टिविटी दूर दराज इलाकों में हो जाए। उसके अलावा हमने, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, हमने जो है वो डोजन्स ऑफ हैंड पम्प्स, 50 से ज़्यादा हैंड पम्प्स जगह जगह जहाँ रोड थी वहाँ इंस्टॉल करवाए। फिर JGM स्कीम के तहत जो है पूरा फॉलो अप कर रहे हैं कि वहाँ भी जो है वो पानी जो है वो जगह जगह पहुँचे। फिर हमारे यहाँ बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बुरे हालात थे। हमारे यहाँ एक फीडर था इस पूरे एरिया में, जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फीडर था, 170 किलोमीटर के एरिया।
तो अब वहाँ 2 फीडर अलग बन गए हैं, रिसीवर स्टेशन तैयार करवाया है। और पूरे एरिया में क्योंकि इतना पोर इंफ्रास्ट्रक्चर था पीडीडी का कि वहाँ तारें जो हैं वो पेड़ों पे थी, ट्रांसफार्मर्स नहीं थे, पोल्स नहीं थे, कंडक्टर्स नहीं थे। तो हमने बड़ा जो है सर्वे करवा के प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा के उसका काम शुरू हो गया है। कंप्लीट मेरे एरिया में जो रिप्लेसमेंट होगी सारे ने ट्रांसफार्मर्स, वायर्स, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पोल। तो ये एक जो बिजली का बड़ी समस्या थी वो दूर हुई। ये मेजर जो चीज़ें थी। एजुकेशन में हालांकि बहुत कुछ नहीं हो पाया, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कुछ स्कूल्स को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ किया बेहतर, मगर अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। उसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पूर्ण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा जो सुरनकोट हॉस्पिटल है वहाँ बिल्कुल भी जो है ना तो सर्जरीज होती थी, ना हमारे पास डॉक्टर्स थे, ना गायनी रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट होता था, डॉक्टर्स नहीं थी, ना मशीन्स थी। मैंने 3.5 साल के अंदर 3 एम्बुलेंसेस अलग अलग पीएचसी रोड में, सुरनकोट में अब एक हिलका का मुड़ा के लिए रखी है। उसके अलावा डिजिटल एक्सरे मशीन जो हॉस्पिटल में नहीं थी, डिजिटल एक्सरे मशीन लाई। एडवांस्ड टेस्ट के लिए बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन्स दी ताकि वहाँ टेस्ट हो सके। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि मशीन्स तो आप ले आए लेकिन टेक्नीशियंस नहीं है, उन मशीन को चलाने वाले नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाके हॉस्पिटल में देख सकते हैं, डिजिटल एक्सरे मशीन जो है वो भी चल रही है। उसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन है वो भी फंक्शनल है, वो भी टेक्नीशियंस हैं, वहाँ काम चल रहा है। और क्योंकि मैं एक बार जब हॉस्पिटल में गया तो ओटी का जो ऑपरेशन थिएटर में जो हाईटेक लाइट सेटअप होता है वो तक नहीं था, तो वो मैंने वहाँ पे वो प्रोवाइड करवाया। उसके अलावा डॉक्टर सर्जन्स वहाँ प्रोवाइड करवाए, गायनी डॉक्टर प्रोवाइड कराए, वहाँ सर्जरीज होना शुरू हुई, डॉक्टर्स को लाया, तो एक फंक्शनल जो है हॉस्पिटल हुआ। मगर अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी हमारे जो पीएचसीज़ हैं, जो सुरनकोट एसडीएच का ही इतना बुरा हाल था, तो बाकी तो पीएचसीज़ का तो आप सोच ही नहीं सकते। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी धीरे धीरे रेज करना है, उसको करने की ज़रूरत है। मगर 3.5 साल के अंदर एज डीडीसी मेंबर वो काम हुए जो पिछले 40-50 साल से नहीं हुए, जो होने चाहिए थे पहले। अगर हम कंपैरिजन कर लें शोपियां के एसडीएच हॉस्पिटल के साथ, वहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ, या ओवरऑल आप कंपैरिजन इस तरफ शोपियां के साथ कर लें, उस तरफ अखनूर के साथ कर लें, तो वी आर फार बिहाइंड, बहुत पीछे हम। डेवलपमेंट इंडेक्स में डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो 20 ज़िलों में 20वें नंबर पे है पुंछ का, ऑफिशियल स्टैटिक्स के हिसाब से। तो अभी हमें बहुत कुछ, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी सुरनकोट सबसे फार फ्लंग एरिया है, क्योंकि यहाँ चाहे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ सुरनकोट पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ आज आज़ादी के 78 साल बाद एक भी पक्की रोड नहीं है लोगों को। हालांकि मैं आपको बताऊं कि PMGSY स्कीम इतनी बड़ी रिवोल्यूशनरी स्कीम देश में आई, जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन सुरनकोट एक ऐसा बदकिस्मत एरिया है कि हमारे जो नुमाइंदे थे, हमारे जो पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने कभी उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोकस नहीं किया, कभी प्रोजेक्शन नहीं की, प्लानिंग नहीं की। उसकी वजह से उस स्कीम का फ़ायदा सुरनकोट को प्राप्त मुकम्मल तरीके से नहीं हुआ, और आज भी हमारे लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं इस दौर में। तो बहुत बड़ा सुरनकोट के लोगों के साथ हमेशा खिलवाड़ हुआ है, धोखा हुआ है, और जिसकी वजह से जो है हम लोग डेवलपमेंट में बहुत पीछे। मेरी कोशिश है जिस तरीके से डीडीसी मेंबर किया, अगर असेंबली इलेक्शन में इंशाल्लाह कामयाबी होगी तो मेरा फोकस रहेगा कि यहाँ पे एजुकेशन का सबसे पहले जो है एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर किया जाए, उसके साथ साथ रिलेटेड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किया जाए। मैनिफेस्टो पे आएंगे, आपने कहा 20 से 25 ऐसी रोड्स हैं जो आपने गांव तक पहुंचाई हैं, लेकिन आप पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने वो रोड पहुंचाई नहीं है बल्कि उनके अपग्रेडेशन का काम किया है। वो रोड पहले से बनी हुई थी, आपने सिर्फ ऊपर काम किया, और वो भी कोई ख़ास काम नहीं हुआ है कि लोगों के चलने फिरने के काबिल हो, गाड़ियाँ जो हैं वो सही तरीके से चल पाए। आपने अच्छा सवाल किया, मगर आपके पास आपको रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। आप जाइए R&B डिपार्टमेंट में और उनसे पूछिए कि आप DPRs बताइए। आप DPRs निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कितने करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। कोई 10 लाख 20 लाख का प्रोजेक्ट नहीं है, 4 करोड़ से लेके 11 करोड़ तक प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें ब्रिज भी बड़े, उसमें ब्रिज भी हैं। और वो जो कि कह रहे हैं ना कि ऑलरेडी रोड्स थी, आपने अच्छा किया ये पूछ लिया। आपको पता कितना बड़ा धोखा था, वो ट्रैक्टर रोड्स थी, वो ट्रैक्टर रोड्स निकाली थी।
और उन ट्रैक्टर रोड्स की वजह से लोगों की ज़मीनें तबाह हो गई थी। वो सड़कें किसी काम की नहीं थी। और सारे ऐसा नहीं है कि सारी वो भी ट्रैक्टर रोड थी, बहुत कम कुछ ट्रैक्टर रोड निकाली थी। और अब मैं खुल के आऊँ तो वो ठेकेदारी निज़ाम था। आप चेक कीजिए, आप RTI लगाइए, नहीं तो आप इस पे स्टोरी कीजिए। मैं आपको कहता हूँ कि पिछले 4 साल में 2014 से लेकर 2018 तक जो ये ट्रैक्टर रोड निकली हैं वो पार्टिकुलरली कुछ ठेकेदारों को फ़ायदा देने के लिए CDF। मैं ये चीज़ें बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर आप जब मजबूर कर रहे हैं, आपने सवाल किया, क्योंकि जो मेरे अपोनेंट हैं वो टैक्टिक्स जो है वो जो है झूठ बोलने का प्रचार करते हैं, तो फिर अगर मैं सच बोलने पे आ गया तो फिर उनका सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने इतने ब्लंडर किए हैं। 4 साल में जो आप जिन रोड्स का जिक्र कर रहे हैं कि रोडें निकली थी, आप उनका RTI करके निकालिए। पार्टिकुलरली कुछ कंट्रैक्टर्स को फ़ायदा देने के लिए वर्क अलाट किया गया है, और उन सड़कों में जहाँ शायद 5 लाख का काम होगा तो 20 लाख रुपए निकला है ट्रैक्टर रोड्स। तो वो लोगों के साथ धोखा हुआ है। सड़कें कभी CDF से नहीं बनती हैं, सड़कें स्कीम्स में प्रोजेक्शन DPRs बन के प्रोजेक्शन करके सड़कें बनती हैं। वो तो लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैंने उन एरियाज़ में प्रॉपर DPR बना के और वो गवर्नमेंट से सैंक्शन करवा के वो प्रोजेक्ट्स सारे शुरू किए हैं। और जो आप कह रहे हैं कि सड़कें अभी चल नहीं रही, सड़कों के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो फेस वाइज चलते हैं। उसकी अर्थ कटिंग हुई है, फिर उसमें जो है वो सरफेसिंग होती है, फिर ब्लैक टॉपिंग होती है सीज़न के हिसाब से। तो हमारी जो है 1-2 सड़कें कंप्लीट हो चुकी हैं, सुबह एक सड़क ब्लैक टॉपिंग भी हो चुकी है। बाकियों पे अभी फेज वाइज उस पर काम चल रहा है। वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, क्योंकि वो बाकायदा गवर्नमेंट के NABARD के सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उसका गवर्नमेंट का रिव्यू हो रहा है, तो वो प्रॉपर प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, ये जो दुंदक का ब्रिज है, इस पर ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें हैवी व्हीकल्स का अलाउड नहीं है जाना, तो क्या 3-4 साल के अरसे में उस पर भी आपने तवज्जो नहीं दी कि उसको ठीक करना चाहिए, उस पर गाड़ियाँ चलने के काबिल वो हो? आपको मालूम है कि ये दुंदक ब्रिज का जो ये इशू आया है, ये कब आया है? ये 6 महीने पहले है। ये करीब 6 महीने पहले ब्रिज जो है वो ब्रिज वहाँ बना है, लेकिन ब्रिज हल्का सा बीच में टिल्ट हो गया। तो अगेन क्वेश्चन है कि जिस वक्त ये पुल बनाया, पुल का बना के जिसने सर्टिफिकेट दिया, उस वक्त उसके खिलाफ केस होना चाहिए। जिन लोगों ने ये पुल बनवाया, जो लोग उस टाइम इक़्तिदार में थे, सारी चीज़ें ये उन पे क्वेश्चन मार्क है कि आपने इतना बड़ा पुल बना के उसके बिल्स तो निकलवा लिए, लेकिन आपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया। अगर पुल ठीक से बना होता तो क्यों टिल्ट होता? लेकिन इतना बड़ा पुल है, 6 महीने पहले हुआ है। इसका ऑलरेडी प्रोजेक्शन जो है वो जा चुकी है, मैंने कहा भी हुआ है, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा पुल है, उसका लोकल फंड से वो ठीक नहीं हो सकता। पुल फंक्शनल है, मगर हैवी व्हीकल्स के बैन किया है क्योंकि रिस्क है। तो डेफिनेटली वो मुझे मौका मिलेगा, अब तो मैं करूँगा, बट ये अभी 4 साल से नहीं हुआ है, ये 6 महीने पहले जो है वो टिल्ट हुआ है। मगर मैं तो कहता हूँ उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इतने बड़ी लागत से पुल बना है, वो टिल्ट हो गया है, तो उस पर इंक्वायरी होकर जो है उसके खिलाफ जिसकी गलती है उस पर एक्शन होना चाहिए। अच्छा, कुछ रोड्स हैं मेरे पास, किलियाँ वाली जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल से मिडिल स्कूल सफ़ेदा होते हुए जो 5 किलोमीटर की रोड है, ये उस पर भी कहते हैं कि वो पहले से बनी हुई अपग्रेडेशन का काम जो है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। वहीं किलियाँ वाली से इलियाँ वाली जो रोड है, इलियाँ जो रोड है, कोई रोड नहीं। अच्छा, किलियाँ वाली टू कालीदाब है, और किलियाँ वाली टू रजाड़ा डोडी जो कि 3 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। और इन रोड्स को ये कहा जाता है कि पुराने जो साबिक MLA थे उन्होंने 7/12/2017 को इनकी इनागुरेशन की थी। इस पर क्या कहें? वही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रैक्टर रोड्स बनाई थी। ये सारी सड़कें जो हैं ये ट्रैक्टर रोड्स थी। CDF फंड से पैसा दिया, कहीं 5 लाख कहीं 10 लाख, और ट्रैक्टर रोड्स निकाली। मगर 5 लाख 10 लाख ट्रैक्टर रोड्स नहीं बनती हैं, ये आपको ही पता है। उनको आप जाइए, आप सारा रिकॉर्ड निकालिए ना, आप वो रिकॉर्ड भी निकालिए और फिर आप DPR निकालिए इसके। ये सड़कें जब बनी, ये पार्टिकुलरली अपना CDF से पैसा दे के कहीं कहीं ट्रैक्टर रोड्स निकली, और लोगों की ज़मीनें सारी जाएगी। लोग इतने परेशान हो। और आपको एक बात और बताऊँ मैं, आपको मालूम है जो ये सड़कें निकाली हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं हमारे साहब, आपको पता है उन गरीब लोगों के पेट पे लात मारी है इन्होंने। रोड से लोगों को चिट्ठी देकर ठेकेदारों से काम निकलवा के, जो फेवरेट ठेकेदार के उनकी तो पैसे रिलीज़ कर दिए। बाकी आज भी ऐसे लोग हैं बेचारे
जिन्होंने 20-20 लाख खर्च के जो है वो रोड्स निकाली और बाद में जब CDF फंड रिलीज़ करना था रिलीज़ ही नहीं हुआ उनके फेवर में। अनएम्प्लॉयड यूथ बेचारे जो जिन्होंने नई ठेकेदारी शुरू की थी, कई लोगों के साथ ऐसा धोखा हुआ है। और जो ये सड़कें निकली हैं वो ट्रैक्टर रोड थी, लोगों की ज़मीनें खिसक गई, लोग परेशान हो गए कि सड़क तो बनाई थी, तो सड़क बनी नहीं। तो अब मैंने उसको प्रॉपर, जो आप कह रहे हो, जो आप किला वाली से इस्लामाबाद वो प्रोजेक्ट जो आप डकारी डाब वाला कह रहे हो, वो प्रोजेक्ट है हायर सेकेंडरी स्कूल आड़ी से लेके हायर सेकेंडरी आड़ी से रजाड़ा वाया गड़ंग चौधरी, 6 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है मैडम। और 6 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 6 करोड़ 35 लाख का प्रोजेक्ट है जो अप्रूव हुआ है। 10 लाख रुपये वो पहले जो रिलीज़ हुआ था उसका पैसा अमाउंट चेक कीजिए, 10 लाख रुपये रिलीज़ हुआ होगा, उसमें अर्थ कटिंग हुई होगी। आज 6 करोड़ 35 लाख का प्रोजेक्ट है जो जिस पे अब काम चल रहा है। दूसरा जो आपने बोला वो दूसरा गड़ंग चौधरी टू इस्लामाबाद वाया किला वाली वो प्रोजेक्ट है 5 किलोमीटर का। और उस इलिया कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इलिया कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट भी 5 किलोमीटर, ये भी नाबार्ड के अंदर जो है 4 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट सेंक्शन है। तो ये मतलब बेस एक्चुअली क्या है कि वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको इतनी अकल नहीं है कि वो क्या मुद्दे रख रहे हैं। उनके पास कोई पॉइंट तो है नहीं है टारगेट करने का, तो फिर वो बेवकूफ़ जैसे बातें करते हैं कि वो ट्रैक्टर रोड निकालनी थी, वो उसका ऐसा किया, वो जो है वो इनाग्रेशन की थी। ऐसी थोड़ी सड़कें बनती हैं। उनको पहले ये सीख लेना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे होती है, उनको पहले ये सीख लेना चाहिए कि सड़कें कैसे बनती हैं, डेवलपमेंट कैसे होती है। उनको यही नहीं पता है, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि राजौरी में जो इफ्तिखार अहमद आए हैं, मतलब जिनको मैंडेट मिला है, उसमें आपका बड़ा रोल बताया जा रहा है कि आपका बड़ा रोल है उनको मैंडेट दिलाने में। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि अक्सर हमारी राजौरी पुंछ में देखें तो लीडरान की हमेशा ये कोशिश होती है कि हमारे मुकाबले मध्य मुकाबले जो लीडर आए या दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए वो हमसे कमज़ोर हो। क्या आपको भी लगता है कि जो लीडर नेक्स्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से हो वो कमज़ोर हो? देखिए, इफ्तिखार अहमद मेरे दोस्त हैं और वो कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। 20 साल उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, NSUI में, यूथ कांग्रेस में, पूरे देश भर में काम किया है और पहाड़ी कम्युनिटी से आते हैं और आने वाला वो राजौरी के लिए चेहरा है। आप उनके प्रोफाइल को देखिए कि कितनी मेहनत की है ज़िंदगी में। तो मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग हों, जिन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, जिन्होंने जो लोगों की सेवा कर सकते हैं, जिनका कोई विजन है, ऐसे लोगों का सोशल वर्क देखिए कितना सोशल वर्क किया है कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम में। तो ऐसे लोगों को मेरा हमेशा प्रमोट किया है। मैंने सेकंड लाइन लीडरशिप पूरे जम्मू कश्मीर में तैयार की है, उनको हमेशा मदद की है कि जो यंग फेस हैं वो आगे आएँ और आप देखना कि वो आगे जाके कितना काम करेंगे और लोगों के लिए कितना एक चेहरा जो है उभर कर आएंगे। अच्छा, क्या देखते हैं हम इस वक्त अगर सुरनकोट का सिनेरियो देखते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो, इसमें बहुत सारे स्लोगन्स जो हैं वोट के आ रहे हैं। कोई पहाड़ी के नारे लगा रहा है, पहाड़ी कबीले की जानिब से जो नारे लगाए जाते हैं कि एहसान का बदला वोट से, एक वो हो गया। दूसरा गुज्जर पहाड़ी जो है अक्सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है, या हम राजौरी की भी बात करते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो मैं अक्सर सवालात हर किसी कैंडिडेट से इस वक्त पूछ रही हूँ कि आप कास्ट पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से काम किया जा सकता है इसको ख़त्म करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। खित्ता पीर पंजाल अगर आज सफ़रर है, आज जम्मू कश्मीर में सबसे पिछड़ा हुआ रीजन है, सबसे पीछे है हर लिहाज से, ख़ास तौर पे डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पीछे है। उसकी वजह सिर्फ ये गुज्जर पहाड़ी की एक्सप्लॉइटेशन वाली पॉलिटिक्स है। हमेशा लोगों को यहाँ डिवाइड किया गया और अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी स्टेट्समैन की विजन से काम नहीं किया। खित्ता पीर पंजाल की फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए किसी ने नहीं सोचा। हर एक लीडर ने ये सोचा कि हाउ टू विन नेक्स्ट इलेक्शन, अगला इलेक्शन कैसे जीतना है, इतनी सोच रही, जिसकी वजह से इलेक्शन के वक्त में ठीक एक आसान स्लोगन लग जाता रहा, गुज्जर खतरे में, पहाड़ी खतरे में। गुज्जर को वोट करते हैं, पहाड़ी को वोट करते हैं। इसी पॉलिटिक्स ने, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स ने खित्ता पीर पंजाल की ये हालत की। और आज जो है बहुत इस दौर में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है सरवाइव करना राजौरी पुंछ के नौजवानों को। इसलिए अब नौजवान बेदार हो गए हैं, वो अपने हक़ की लड़ाई के लिए खड़े हो गए हैं। अब ये पॉलिटिक्स दम तोड़ रही है। अब ये राजौरी पुंछ में आखिरी उसमें है, फेस में है, ये ख़त्म होने जा रही है। इस बार आप सुरनकोट में देखिए
पूरी सोनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कहीं भी चले जाइए, ये बात ख़त्म होगी। हालांकि बहुत कोशिश हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई गुजर इलेक्ट होता था, वो पहले तो काम करता ही नहीं था, लेकिन अगर थोड़ा बहुत किया तो अपने गुजर बेल्ट में करता था, पहाड़ी कम्युनिटी को इग्नोर करता। कोई पहाड़ी इलेक्ट हो जाता था, वो फिर पता था कि गुजर के वोट मिलने नहीं, उस तरफ तो कभी देखता भी नहीं था। और फिर अपने इलाकों को भी कोई काम किया नहीं, क्योंकि जब नज़रिया ही डेवलपमेंट के साथ जुड़ा नहीं था और स्लोगन्स पे और एक्सप्लॉइटेशन वाली पॉलिटिक्स थी, तो इसलिए किसी ने काम किया नहीं। लेकिन मैंने पहली बार डीडीसी मेंबर बनने के बाद इंसाफ का निज़ाम कायम किया, सब एरियाज़ की बराबर डेवलपमेंट की। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी एरिया में फार फ्लंग है वहाँ का। सड़कों के प्रोजेक्ट बनाए तो सब इलाकों को बनाए, जो भी काम किए बराबर सब इलाकों में किए, सबका हक है। और एक मैंने इसको कहा था हमने कि आओ मिलकर नए सोनकोट बनाएं, उसकी बुनियाद हमने रखी। और अब हम ये कह रहे हैं कि काम किया है, इंशाअल्लाह काम करेंगे। आप देखिए कि आप पहली बार कांग्रेस के मैंडेट से एमएलए के लिए जो है मैदान में उतरे हैं, तो आपके मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वो तजर्बेकार हैं, सियासत में उनको काफ़ी अरसा हो गया है। तो आप अपना सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वो किसको समझते हैं और सबसे मजबूत मुखालिफ किसको समझते हैं? ये सवाल जब भी सामने आता तो मेरा एक हट के जवाब होता है, सबको अजीब लगता है। मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने आप के साथ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं आज जो काम कर रहा हूँ मैं कल और कितना बेहतर कर पाता हूँ। मेरा आज का कैंपेन जो है उससे कल का कैंपेन में कितना कर पाऊँगा, मेरे कल का और आज के कैंपेन का कंपटीशन है। मैं अपनी लाइन को लंबी खींचने में विश्वास रखता हूँ, किसी की लाइन काटने में विश्वास नहीं रखता, यकीन नहीं रखता। इसलिए अगर मैं ठीक से, मेरे अपने आप के साथ कंपटीशन है, अगर मैं ठीक से कैंपेन कर पाया, अगर मैं ठीक से अपना मंशूर लोगों के सामने रख पाया, अपना विजन लोगों के सामने रख पाया, मेरी कामयाबी है। अगर कहीं मुझसे गलती हुई तो उसका नुकसान होगा। तो इसलिए मेरा कोई भी जो है इस तरह का सामने, क्या माने इस पर रिवायती सियासत जीतेगी या नौजवान जो नए चेहरे को लाने की कोशिश कर रहे हैं वो? इस बार इंशाल्लाह रवायती सिलसिला, मैंने कहा कि दम तोड़ रहा है, रवायती सियासत ख़त्म होगी। नौजवान जब खड़े हो जाते हैं किसी काज के लिए, कहते हैं अकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, मंजर नज़र आती है उनको आसमानों में। तो अब नौजवान खड़ा हो चुका है सोनकोट का। और इस वक्त दो ही ताकतों की लड़ाई है जम्मू कश्मीर में। एक तरफ कम्युनल ताकत है बीजेपी, जिस बीजेपी ने मुल्क को बांटा, जम्मू कश्मीर की तबाही और बर्बादी कर दी, जम्मू कश्मीर का दर्जा छीन लिया, जम्मू कश्मीर की रियासत छीन ली, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियां ना देकर बाहर के लोगों को बसाने का और नौकरी देने का काम शुरू किया, ज़मीनें छीन ले गई, बिजली के किराए बढ़ा दिए, टैक्स पे टैक्स टेररिज्म लगाया। आज जो जम्मू कश्मीर की तबाही की और जो मुसलमानों पे जुल्म करना चाहते हैं पूरे मुल्क में, और जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह का मॉडल जो है वो कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ अलाइंस है जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। तो दो ही ताकत, लोग इस बार जो है वो सीधा वोट जो है वो अलाइंस को देने जा रहे हैं। सरकार जो है वो कांग्रेस एनसी की बनेगी। अच्छा, आखिरी बात हम अगर पूछें कि सुरनकोट के मैनिफेस्टो, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपके मैनिफेस्टो में ख़ास चीज़ क्या है? रोड को हटा के हम देखें या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो बेहद ज़रूरी है, उस पर बात करनी भी ज़रूरी है। एजुकेशन को ख़ास तौर पर लेकर क्या है, अब के मंशूर में क्या है, ख़ास तौर पर सुरनकोट अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें? अपने अच्छे मंशूर की बात की, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, लोकल जो मैं इशूज़ रेज़ करूँगा तो मेरा पहला प्रायोरिटी, पहले तरजीह है कि स्कूल्स जो हैं, एजुकेशन का, तालीम का निज़ाम बेहतर किया जाए। जहाँ स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ बैठने के लिए कमरे नहीं हैं, वहाँ उन स्कूल्स को बेहतर बैठने के लायक, बच्चों के बैठने के लायक उन स्कूल्स को किया जाए। और दूसरा, स्कूल्स में टीचर, सफिशेंट टीचर्स मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो इंश्योर की जाए। उसके साथ ही रिलेटेड है स्पोर्ट्स। तो मेरी ये कोशिश, क्योंकि अभी सबसे बड़ा हमारा चैलेंजिंग अभी हमारे लिए जो इशू है हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए, वो है ड्रग्स। जिस तरीके से पंजाब का हाल हुआ था, उसी तरीके से, उसी स्पीड से जो है वो जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पे हमारे इलाके में ड्रग्स की जो बीमारी है वो तेज़ी से फैल रही है।
हमारे नौजवान। इससे निपटने का क्या तरीका है? मैं आज आपकी पार्क में गई हूँ, उसका भी कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है, वो रिकॉर्ड करना मैं मुनासिब नहीं समझा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से हमारा इस वक्त सुरनकोट के हालात हैं, हम चाहे दरे शहीद की बात करें या फिर आपने जो पार्क बनाई है उसकी बात करें, नौजवान बहुत सारे मैंने देखे हैं इंजेक्शन लगाते हुए देखे हैं और बाकी किस्म की जो ड्रग्स हैं, इनसे निपटने के लिए आपके मंशूर में ख़ास चीज़ क्या है? देखिए, इसीलिए मैंने कहा आपको, आपने ठीक कहा, मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए जो इशू है इस वक्त, जो हमारी मतलब जो हमने सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करने वाले हैं आने वाले टाइम में, मैं उसको आगे देख रहा हूँ तो डर लग रहा है कि हमारे नौजवान ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि उनके एनर्जी को चैनलाइज़ किया जाए, स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सुरनकोट में जब एक स्टेडियम बना के शुरुआत की तो मेरा मंशूर है कि तकरीबन जो है वो हर एरिया में मस्जिद, जहाँ कुछ जो 4-5-10 पंचायतों के पास एक ग्राउंड होना चाहिए जहाँ लोग स्पोर्ट्स में बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकें, क्रिकेट खेल सकें, दूसरी गेम्स खेल सकें, ताकि जब स्पोर्ट्स कल्चर होगा तो एनर्जी चैनलाइज होगी इस तरफ। एकेडमिक्स, कल्चर और स्पोर्ट्स, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं कि जब आपको नौजवानों की एनर्जी को चैनलाइज करना है। और फिर दूसरा ऑफ कोर्स सोसाइटी को स्टेप लेना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती करनी पड़ेगी। मेरा पहला इस पर पूरी प्रेशर रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे, कि आप जो है इस पर कार्रवाई करें, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके उनको जो है वो बिहाइंड द बार्स किया जाए। और दूसरा मेरा ये भी कोशिश रहेगी कि अवेयरनेस की जाए लोगों के अंदर, सोसाइटी में अवेयरनेस की जाए कि हम लोग इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो ये स्पोर्ट्स एकेडमिक्स पे जो है काम करने के बाद मेरी सेकंड प्रायोरिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा एक ट्रामा हॉस्पिटल जो है वो होना चाहिए मुगल रोड पे, आए दिन हादसे भी होते हैं, यहाँ पे ट्रामा हॉस्पिटल होना चाहिए। पुंछ में मेडिकल होना चाहिए। हालांकि मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है कि मैं उसको करवा पाऊँगा ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा कि मेडिकल कॉलेज पुंछ में हो जाए, असम्बली में इसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। और फिर थर्ड मेरा प्रायोरिटी रहेगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जब तरक्की की बेसिक रिक्वायरमेंट रोड है, अगर रोड है आपके पास तो फिर सारी चीज़ें होंगी। तो मेरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सुरनकोट में, हमारे यहाँ हमारी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी बेहतर हो गया, मगर बाकी जगह भी पूरे सुरनकोट में जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, सब जगह सड़कें पहुँचे थर्ड। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स पानी की बहुत बड़ी किल्लत है आज भी इस टाइम में, तो हर जगह लोगों को पानी और बिजली, ये बेसिक चीज़ें हैं। अभी हम बेसिक चीज़ें से उठ नहीं पा रहे, तो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड नेसेसिटी हो, ये मेरी कोशिश रहेगी कि ये इन सब चीज़ों को मैं अगले 5 साल में इंश्योर करूँ। चलो, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शाहनवाज चौधरी, जो कि अलायंस पर सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है मैंडेट पर उतरे हैं और सियासी मैदान में इस वक्त सरगर्मियां जो है इनकी जानिब से चल रही हैं। बहरहाल इसका फैसला कि अवाम किसकी तरफ जाती है, जिस तरीके से इस बार हम देखें तो नौजवानों के अंदर ये बात जो है, ये जज्बा जो है ये चल रहा है कि इस बार हम रिवायती सियासत को छोड़कर डेवलपमेंट को, अपने फ्यूचर को देखते हुए जो है वो वोट कास्ट करेंगे। बहरहाल इसका जो नतीजा है वो 8 तारीख को आएगा कि अवाम किसके साथ थी।